अस्सलाम स्टूडेंट, आज असाइनमेंट का वीडियो है। ये MUD 001 का सेक्शन ए का आज सवालों का जवाब मैं बताऊंगी। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 रहता है और सेक्शन बी में उसके बाद से होता है। तो असाइनमेंट का आज जो MUD 001 है उनका जो असाइनमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मैं आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला सवाल है, ज़बान और बोली में क्या फ़र्क है, तफसील के साथ वजाहत करें। उसका जवाब हो जाएगा, एहसासात और जज्बात को सलीके से पेशकश की इजहार ज़बान कहलाता है। ज़बान आवाज़ों का मजमूआ है जो तख्लीम के सबब पैदा होती है। बेतकल्लुफ़ी इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान बोली कहलाती है जो घरों बाज़ारों में इस्तेमाल होती है। बोली में आम तौर पर लफ्ज़ की बिगड़ी हुई आवाज़ को इस्तेमाल किया जाता है। बोली रोज़मर्रा में होने वाली आम गुफ्तगू है। यही बोलियाँ कबीलाओं, देहातियों, शहरों में बेलौक होने वाली गैर रस्मी बातचीत की ज़ामरी में आती है। बोली आम तौर पर एक ही ढीप सी ज़बान होती है जो नस्बतन छोटे इलाकों के आवाम में राइज होती है। उसकी ना तो कोई तंजीम होती है और ना ही ज़ाबते और कोई वसूल मुकर्रर होती हैं, इसलिए उसकी कोई ग्रामर भी मरतब नहीं हो पाती है। ज़बान और बोली के दरमियान फ़र्क की निशानदही करने के लिए कोई मयारी तारीफ़ या तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। दोनों के माबीन फ़र्क की निशानदही करने का सबसे आम तरीक़ा बाहिमी इस्तक़लाल है। अगर ज़बान की मुख्तलिफ़ अक़साम के दो बोलने वाले एक दूसरे को समझ सकते हैं तो फिर उन दोनों अक़साम को बोली के नाम से जाना जाता है। अगर नहीं तो वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में दर्जाबंद है। गर्ज़ के ज़बान और बोलियाँ एक दूसरे को मुतासिर करती रहती है। मजलिस, मदरसे और अदालत की ज़बान दफ्तर, डॉक्टर, वकील, ताज़ीर और तलबा की ज़बान को मुतासिर करती है। इसी तरह बोली ज़बान दानों को मुतासर करके उन्हीं बोलचाल की ज़बान इस्तेमाल करने में मजबूर करती है। ज़बान के मयारी और गैर मयारी पैमाने पर परखने का एक वसीला लहजा भी है, जिसे शुमाली हिंद में खड़ी ज़बान का लहजा, जनूबी हिंद में बोली जाने वाली ज़बान पर दक्कनी लहजा गालिब है। मुख्तलिफ़ इलाकों में बोली जाने वाली उर्दू ज़बान मकामी दीगर ज़बानों और बोलियों से मुतासिर रही। इसी तरह बाज़ इलाकों में बोली जाने वाली उर्दू में इलाकाई लब व लहजा और अशर में ख़त मिलाए नज़र आती है। यह हो गया सवाल नंबर 1 का जवाब। उसके बाद सवाल नंबर 2, उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी क्या है, तफसील से बयान करें। हिंदुस्तानी ज़बान को उर्दू और हिंदी के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये उर्दू और हिंदी ज़बानों का वो रूप है जो अरबी व फ़ारसी, यहाँ पे फ़ारसी होगा, व फ़ारसी और संस्कृत के मुकाबले में शहल पसंदी और आदल पसंदी है। हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के लहगो फारसी का भी कहा जाता है, क्योंकि ये अरबी व फ़ारसी और संस्कृत अल्फाज के अवामी लहजे को तरजीह देती है और मकबूल आम की संद रखती है। उसमें मज़कूरा ज़बानों की तज़बीज़ु रूप देखने को मिलते हैं। माहिरीन ज़बान हिंदुस्तान को उर्दू हिंदी का लिशानी से भी कहते हैं। उर्दू और हिंदी के मालूमात जब लिशानी तनाज़िया की शक्ल इख्तियार कर गए तो हिंदुस्तानी शक्ल में एक रिश्ता निकाला गया, जिसे महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान बनाने की सिफारिश भी की थी। आज उर्दू और हिंदी की अपनी शनाख्त है, लेकिन आम पसंद लहजा हिंदुस्तानी है। यानी यही वजह है कि मीडिया ने उस हिंदुस्तानी ज़बान को इख्तियार किया है, क्योंकि वो आवाम तक पहुँचाना चाहती है। उर्दू और हिंदी जुड़वा बहनें हैं। उन दोनों ज़बानों की मुश्तरक लिशानी रवायात को हिंदुस्तानी ज़बान कहते हैं। ये तीनों ज़बानें खड़ी बोली की 3 तरक्की याफ्ता शक्लें हैं। डॉक्टर सर तेज़ बहादुर सैपरो ने उर्दू ज़बान के बारे में कहता है कि अगर कोई ज़बान ऐसी है जो पेशावर से लेकर मुंबई और मद्रास के इलाकों में मिली जा सकती है और जिसकी बदौलत हमें सारे मुल्क की सफ़र में आसानी हो सकती है, तो वो उर्दू है। हिंदी और उर्दू में यकसा तौर पर मकबूल अफसाना निगार और नावल निगार मुंशी प्रेमचंद ने अपने एक फ़िक्र अंगेज़ मज़मून में उर्दू और हिंदी के हवाले से बहुत अहम बात कही है। प्रेमचंद लिखते हैं कि मुल्क में ऐसे आदमियों की तादाद कम नहीं है जो उर्दू और हिंदी के अनफरदी नशोनुमा में हारिज नहीं होना चाहते। उन्होंने ये मान लिया है कि इब्तदा में उन दोनों सूरतों में जो कुछ यकसानियत रही हो, लेकिन उस वक्त दोनों की दोनों जिस रास्ते पर जा रही है उनमें इत्साल होना गैर मुमकिन है। हर एक ज़बान में एक फितरी रुझान होता है। उर्दू को फ़ारसी
उर्दू को फारसी और अरबी से फितरी मुनासिबत है। हिंदी को मुशरत और प्राकृत है। इस रुझान को हम किसी भी ताकत से रोक नहीं सकते। फिर उन दोनों को बाहम मिलाने की कोशिश में क्यों उन दोनों को नुकसान पहुँचाए। हो गया उसका सवाल नंबर 3। कुतुबशाही और आदिल शाही दौर में उर्दू शौर अदब के इर्तिका पर रोशनी डाले। कुतुबशाही दौर में हमें हिंदुस्तानी मुस्तरिक तहजीब का और नक्श अव्वल नज़र आता है, जिसे हम उर्दू तहजीब या गंगा जमुना तहजीब भी कहते हैं। उस दौर में हमें इल्म व अदब के साथ मौसीकी, मौशूरी और फ़न तामीरी यकसा तरक्की पाते नज़र आते हैं। उसका पहला हुक्मरान ही इल्म व अदब का दालदा है, तो आखिरी हुक्मरान उर्दू का एक शायर है। कुतुबशाही अहद के अहम शोरा मिलावज़ी को उर्दू अदब की अजीम नशर निगार के नामों में शुमार किया जाता है और कुतुबशाही अहद के एक अहम शायर और नशर निगार है। उनकी एक मशनवी कुतुब मश्तरी और एक नस्र दास्तान शब रस मिलती है। वाहिजी मोहम्मद कली कुतुब शाह के दरबार की मालिक शौरा था। मशनवी कुतुब मश्तरी दरअसल सुल्तान मोहम्मद कली कुतुब शाह के भागमती से इश्क के किस्से पढ़ती है। ये वही भागमती है जिसके लिए मोहम्मद कली ने एक नया शहर बसाया, जिसे भागमती के नाम पर भागी नगर कहा गया। और फिर जब वो निकाह में आकर हैदर अली हुए तो शहर को आए उसके नाम पर हैदराबाद नाम से मशहूर किया गया। मशनवी कुतुब मिस्त्री की ज़बान निहायत साफ और असलोब अब बेहद रवा है। मशनवी में उस ज़बानी की तर्ज मशारत और तहजीब व तमद्दुन की अक्कासी होती है। कली कुतुब शाह एक काबिल और इंसाफ पसंद बादशाह होने के साथ साथ उर्दू ज़बान का एक अजीम साहब दीवान शायर भी था। उसने तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा अशार दखनी उर्दू ज़बान में कहे, जिनमें से बिस्तर अशार की ज़बान दखनी होने की वजह से कदर मुश्किल है। उर्दू ज़बान के अलावा कली कुतुब शाह ने तेलुगु ज़बान में भी बहुत सारे अशार कहे हैं और अपने तख्लिस तर्कमान रखता है। बड़े अफसोस की बात है कि तेलुगु ज़बान में लिखे गए कली कुतुब शाह के अशार महफूज ना रह सकी। कली कुतुब शाह का ज़माना वही है जो शुमाली हिंद में अकबर बादशाह का था। कली कुतुब शाह की सबसे ख़ास बात ये है कि उसने अपनी शायरी में मौसमों, त्यौहार, फूलों और फलों पर तुरुल नज़में लिखी है। कली को हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब से इश्क था और अपने वतन हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत थी। कली कुतुब शाह कुलियात में गज़लों और नज़मों के अलावा मशनवियाँ, कसीदा और मिराशी और रुबायात जैसी तमाम असनाफ मौजूद है। गवाशी वज़ी और मोहम्मद कली के बाद गवाशी उस अहद का मकबूल तरीन शायर है। गवाशी की शहरत उनकी मारूफ व मशहूर मशनवी शेफ़ अल मलोक व बेदिया अल जमाल और तूती नमा वगैरह के सबब हुई। उसके साथ ही वो एक आला दर्जे के गज़ल को भी थे। उन्होंने चंद कसीदे और माशरे रुबाई भी तहरीर किए। गवाशी की गज़लों में हिंदुस्तानी माशरत का अक्स नज़र आता है। आदिल शाही अहद में शेर व अदब आदिल शाही दौर में शेर की उस सल्तनत का यादगार एक इल्म दोस्त और फारसी का शायर यूसुफ आदिल शाह था, जो निशाले तुर्क होने के बावजूद हिंदुस्तानी तहजीब का दालदा था। यही वजह है कि आदिल शाही दौर में इल्म, फ़न और शेर व अदब की पजीरी की एक तहकीम रवायत मिलती है। उसके हुक्मरानों में शेख इब्राहिम आदिल शानी और अली आदिल शानी भी उर्दू के बुलंद पाया शायर गुजरे हैं। उसके दौर में नज़म के साथ साथ नशरी तशन्नुफ़ भी मिलती है। ज़बान अपने इर्तिकाई सफ़र पर रवा नज़र आती है। मुख्तलिफ असनाफ अदब में भी ज़बान व अदब के इर्तिका को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। इब्राहिम आदिल शाह उस दौर का छठा हुक्मरान था। उसे फ़नून लतीफ़ा से बड़ी दिलचस्पी थी, चुनांचा उसकी अहद में बीजापुर इल्म व अदब का मरकज़ बन गया। बादशाह को शेर व शगन से गहरा लगाव था। वो खुद भी शेर व मौजू कहा करता था। तारीख से भी दिलचस्पी थी और खुश नवाशी में भी ताक़त थे। इब्राहिम को मौसीकी से गहरा साख था, जिसकी वजह सबूत उसकी किताब नौरिश है, जिसमें इब्राहिम ने मुख्तलिफ राग और रंगीनियों के तहत अपनी नज़्म किए हुए गीत पेश किए हैं। इब्राहिम आदिल शाह उस दौर का छठा
यहाँ पे इब्राहिम आदिल शाह 2 बार आ गया है, लेकिन आप लोग को एक ही बार लिखना है। उसके बाद आ जाएगा अब्दादिल। इब्दाल इब्राहिम आदिल शाह के दौर का मशहूर शायर था। अब्दाइल की सिर्फ एक मसनवी इब्राहिम नामा मिलती है। इब्राहिम नामा की 700 से ज़्यादा शेर है। उस मसनवी में आदिल शाह की ज़िंदगी की हालात कलम बंद है। अगरचे ये इब्राहिम आदिल शाह की मुकम्मल शौक़-उमरी नहीं, मगर उसमें उसकी ज़िंदगी की अहम वाक़यात हैं। आदिल की इस मसनवी में उस शहद की जीती जागती तस्वीर मिलती है। उस मसनवी के जरिया उस दौर के रस्म रवाज, अदब, दरबार व महफिल, इमारत, ज़ेवरात, शेर व शिकार वगैरह मौज़ूआत पर काबिल कद्र मालूमात पेश की गई है। हुसैन शौकी नाम और शौकी तख़ल्लुस था। उसकी हालात ज़िंदगी के मुतालिक हम ला इल्म है। शौकी के 2 मसनवियाँ मिलती है, फ़तेहनामा निज़ाम शाह और बानीनामा। फ़तेहनामा निज़ाम शाह में जंग तली कोटा का हाल बयान किया है, जिसमें कुतुब शाही, आदिल शाही और निज़ाम शाही हुकूमतों ने मिलकर बीजापुर के राजा से मुकाबला किया और उसका खात्मा करके इलाका आपस में तकसीम कर लिया। दूसरी मसनवी मेज़बानीनामा में शौकी ने सुल्तान की शहर गश्त और वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा खां की बेटी की शादी और उसकी मेहमान नवाजी का तफसील से जिक्र किया है। उसके अलावा शौकी गज़ल गो भी थे। ये हो गया सेक्शन ए का 1, 2 और 3 का जवाब। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी के सवालों का जवाब लेके आएंगे। उसकी नेक्स्ट वीडियो को मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और अभी रमज़ान चल रहा है, इसीलिए थोड़ा कम वक्त मुझे मिल रहा है। पहले भी कम ही वक्त मिलता था, अभी भी मुझे उससे और थोड़ा कम हो गया है, इसीलिए थोड़ा और ज़्यादा लेट हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है और उसको मैं जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ।